फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। इस साप्ताहिक प्रोग्राम में हम एक जानी मानी शख्सियत के साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा। उनकी 4 जनरेशंस पॉलिटिक्स में हैं और वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। भूपिंदर सिंह जी, आपका फेयर एंड स्क्वायर में स्वागत है। हुड्डा साहब, आपका परिवार 4 जनरेशन से पॉलिटिक्स में है। आपके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन बड़े कम लोगों को पता है कि आपके ग्रैंडफादर चौधरी माथुराम जी भी पॉलिटिक्स में थे। तो आपको उनके बारे में क्या याद है? नहीं, मेरे तो पैदा होने से पहले वो उनका स्वर्गवास हो गया था बहुत पहले, लेकिन उनका जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों से हमने सुने, मेरे पिताजी भी बताते थे कि वो मतलब शिक्षा में, समाज सेवा में और कांग्रेस पार्टी में बहुत सक्रिय रहे। आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा रहे और उनके संबंध जो है ऐसे परिवारों से रहे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत भारी योगदान रहा है। जैसे शहीद भगत सिंह के परिवार से उनके संबंध रहे। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जो हैं जी, और मेरे दादाजी को एक ही दिन अंग्रेजों ने सजा सुनाई थी। अच्छा। और इसी प्रकार से जो लाला लाजपत राय जो हैं, उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण जो हैं जी, वो रोहतक में पर्शियन टीचर थे और लाला लाजपत राय का बचपन जो है रोहतक में गुजरा। तो वो मेरे दादा के टीचर थे, पर्शियन टीचर थे। तो इस वास्ते लाला लाजपत राय के साथ, भगत सिंह जी के परिवार के साथ, शहीद भगत सिंह के परिवार के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध रहे। और फिर जो 1923 में उन्होंने चुनाव लड़ा स्वराज पार्टी से, सेंट्रल असेंबली के लिए, यहाँ के जो असेंबली का चुनाव होता था पंजाब के लिए, पंजाब की असेंबली के लिए। और जब से लेकर और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और शिक्षा में उनका बड़ा भारी योगदान रहा, जो आज बहुत बड़ी संस्था बन गई है, जाट संस्था जो है। तो वो 1912 में वो जाट एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल के नाम से वहाँ उसकी स्थापना की और उसके वो फाउंडर प्रेसिडेंट रहे जी। आर्य समाजी थे, आर्य समाजी थे, आर्य समाज में। और आर्य समाज के नाते ही लाला लाजपत राय के परिवार और शहीद भगत सिंह का परिवार भी आर्य समाज था। तो उस समय आर्य समाज ने बहुत आज़ादी की लड़ाई के लिए बड़ा भारी योगदान रहा। सामाजिक चेतना में लाने के लिए भी, जो समाज में बुराइयां थी जी, उनको दूर करने के लिए बड़ी बड़ी पंचायतों में फैसले लिए गए। 1921 में वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। और जब महात्मा गांधी रोहतक में पहली दफ़ा आए और उनके साथ मौलाना आज़ाद और लाला लाजपत राय वो भी आए थे, तो वो सबसे पहले, क्योंकि मेरे दादा जाट एंग्लो संस्कृत स्कूल के हाई स्कूल के संस्थापक प्रधान थे, सबसे पहले उस संस्था में आए, रोहतक में आते ही। फिर उन्होंने बड़ी भारी पब्लिक मीटिंग की और उस समय 25,000 आदमी उस जनसभा में थे और उस मीटिंग की प्रधानता, अध्यक्षता मेरे दादाजी ने की थी। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के शायद लास्ट लिविंग मेंबर थे। उन्होंने पॉलिटिक्स पार्टीशन से पहले भी देखी और उसके बाद भी देखी। आजकल की पॉलिटिक्स से काफी निराश थे क्या वो? देखो, वो तो मतलब बचपन में ही आ गए थे। जैसे 1929 में जो बात कर रहे थे जी, जब लाहौर में AICC का सेशन हुआ, जहां पंडित जी को अध्यक्ष चुना गया, उस समय उनकी उम्र मेरे ख्याल में 14 या 15 साल वर्ष की होगी। मेरे दादाजी के साथ वो सेशन अटेंड किया था और उससे बहुत वो प्रभावित हुए। और ग्रेजुएशन करते ही, उस समय पढ़ाई बहुत कम थी, पहले मतलब गुरुकुल में उन्होंने पढ़ाई शुरू की और फिर बाद में ग्रेजुएशन रामजस दिल्ली से करते ही वो आज़ादी की लड़ाई में कूदे। और वो 8 विभिन्न जेलों में रहे, जिसमें से 4 जेल आज हिंदुस्तान में है और 4 जेल आज पाकिस्तान में है। उस समय एक सूबा था ये। 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, शायद दुनिया में कोई। लेकिन कभी उनसे बात होती थी कि आज जो पॉलिटिक्स है? बात होती थी उनसे, कई दफा बात होती थी। और क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था जिसके लिए उनको पता नहीं था देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। तो वो कई दफा इस बात को कहते थे कि वैसे तो देश ने बहुत प्रगति की है, वो इस बात को मानते थे कि आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा बेहतर होना चाहिए। लेकिन जो कमियां आई हैं वो ज़रूर उस बात है, जो मान लो जैसे भ्रष्टाचार की बात कभी आती थी
तो वो इस बात से दूर वो करते थे। और एक दफ़ा बात हुई, मैंने कहा जी आपके समय में चर्चा आई तो भ्रष्टाचार था क्या? कहते हाँ हमारे समय में भी था, लेकिन अगर उस समय 5% था तो 95% ईमानदार आदमी थे, अब जो है उल्टा हो रहा है। तो ये थोड़ा उनको महसूस हुआ। साहब, आप सैनिक स्कूल में गए, उसके बाद आपने लॉ किया, फिर आप पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स की आपकी फर्स्ट चॉइस थी या और कुछ करना चाहते थे आप? देखो जी, जब मैं पढ़ता था जब तो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारा परिवार है राजनीति में, तो सारे परिवार वालों ने फैसला किया भी राजनीति में। परिवार का भी नहीं था, जितने हमारे दादाजी के समय में, पिताजी के समय में जितने समर्थक थे, सारे साथी थे, उन्होंने कहा, जब मेरे पिताजी ने तो वो केवल 64 या 65 वर्ष के थे उस टाइम, कह दिया था मैं सक्रिय राजनीति में हिस्सा अब नहीं लूंगा। 1978 के बाद उन्होंने नहीं लिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा सबने मिलकर कि भाई आपके परिवार में से एक जरूर राजनीति में आना चाहिए। तो परिवार ने और मेरे पिताजी ने फैसला किया तो मैं राजनीति में आ गया। जब आप पॉलिटिक्स में आपने इलेक्शन लड़ी तो आपने चौधरी देवीलाल से भी टक्कर ली। वो बड़े प्रभावशाली पॉलिटिशियंस थे, तो वो आपको कभी उस टाइम आप नर्वस होते थे उनके साथ, इतने बड़े लीडर के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए? नहीं, मैं तो ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ। ये तो चीज़ें मैंने बचपन से देखी हैं, चुनाव हार जीत सब बचपन से देखी है, तो कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि इस बात का जब फैसला किया 1991 में, तो राजीव जी ने मेरे को बुलाया जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था। तो लोकसभा का और असेंबली का इकट्ठा ही इलेक्शन था, हरियाणा का लोकसभा का भी, साथ ही हरियाणा असेंबली के होने थे। तो राजीव जी ने मेरे को पूछा कि भाई आपकी क्या चॉइस है? तो मैंने कहा जी मेरी कोई चॉइस नहीं, जो आप फैसला करें। लोकसभा का लड़ाएं लोकसभा का लड़ लूंगा, असेंबली का लड़ाएं असेंबली का लड़ लूंगा, और कोई ना भी लड़ाएंगे तो मैं तो कांग्रेसी हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ रहूं, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे को बताओ और 1 घंटे में मेरे को फैसला करके बताओ। तो मैंने पता किया, मैंने सोचा भाई अपने पिताजी से मैं सलाह कर लूं। मैंने पिताजी से सीधा सवाल पूछा, ऐसे ऐसे राजीव जी ने कहा है, आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो आप असेंबली का लड़ो। मेरे को असेंबली का लड़। तो मैं वहाँ चुप खड़ा रहा। तो शील भद्रैया जी जो उनके दोस्त थे, उन्होंने मेरे को देखा, शायद उनको ये महसूस हुआ होगा भाई मैं असेंबली की जो लोकसभा चाहता हूँ, शायद उन्हें मेरा मन पड़ा होगा जी। तो मैं चुप खड़ा था। तो उन्होंने कहा क्यों बेटा, क्या बात है, क्या तुम लोकसभा का लड़ना चाहते हो? जैसे आप, तो मेरी कमर पे उन्हें जाओ तुम लोकसभा का लड़ो। मेरे पिताजी ने उसी टाइम अपना फैसला बदला और उन्होंने कहा अच्छा याजी जी जैसे कहते हैं वैसे ही कह दो। तो मैंने राजीव जी को कहा, राजीव जी ने मेरे को कहा उस समय कि भाई मेरे पास रिपोर्ट है, चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस समय देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आप देख लो। तो मैंने कहा जी मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं चुनाव लड़ लूंगा। और भगवान ने कहा आपका आशीर्वाद का तो कामयाबी होगा एक दिल से। अब आपके बेटे दीपेंद्र भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ये उनकी चॉइस थी, आपने कहा उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए? ये तो अब बहुत कठिन सवाल है। अब मतलब मेरी भी चॉइस थी, उसको हमने भी कहा, जब ये मेरे को मौका मिला यहाँ सेवा का, मेरी सीट खाली हुई, तो एक किस्म से जैसे परिवार की है, मेरे पिताजी की भी सलाह की, तो सबका यही सलाह बना परिवार की भी, भाई तो एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो हालांकि वो वेल सेटल्ड अमेरिका में थे। जी जी। जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आपको आपके हिसाब से क्यों चुना? ये तो वही बता सकते हैं, मैंने तो कांग्रेस की सेवा की, वो मेरी नेता हैं। जो नेता हमने तो उन्हीं पे छोड़ा था, फैसला किया था, जैसे पार्टी की मीटिंग हुई थी, जो श्रीमती सोनिया गांधी फैसला करेंगी वो मंजूर होगा। सदैव यही फैसला रहा और कांग्रेस की यही स्ट्रेंथ है। आपने जो फर्स्ट टर्म थी उसमें उस गवर्नमेंट की कई उपलब्धियां थी, लेकिन आपने अगर 2 या 3 गिनानी हो तो वो क्या गिनाएंगे आप? देखो, एक तो सबसे पहले जो, क्योंकि विकास की जो धुरी है जी, वो बिजली है। एक तो बिजली का जो उत्पादन जो हमने किया, क्योंकि 1966 में हरियाणा बना और 1966 से लेकर 2005 तक जब हमारी सरकार बनी, कुल अपना उत्पादन हरियाणा का 1587 मेगावाट था जी। और बाहर की उसमें हिस्सेदारी में जैसे भाखड़ा है या और हैं,
कुल उपलब्ध बिजली को 4200 मेगावाट के करीब जरूरत थी, जबकि लागत और जरूरत बहुत ज़्यादा थी। तो मैं, क्योंकि ये धुरी है, मेरा ये था कि इस टर्म में हमने 5000 मेगावाट बिजली का अपना उत्पादन करना है। तो 66 से लेके 2005 तक तो एक कारखाना लगा बिजली का हरियाणा में, और 2005 से लेकर 2009 में तक हमने 4 कारखाने लगाने का कार्य किया, जिसमें से कुछ पूरे हो गए और कुछ आखिर तक हो जाएंगे। तो 5000 मेगावाट और बिजली पैदा करेंगे। दूसरा, शिक्षा के मामले में जो है हमने प्रयास किया है कि हरियाणा को हम शिक्षा हब बनाएं, ताकि जिस तरह औद्योगिकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, तो बेरोजगारी जिस प्रकार से है, बेरोजगारी के लिए तो रोजगार के तो आपको एवेन्यूज तलाश करने पड़ते हैं, उनके लिए बनाना पड़ता है, लेकिन वहाँ अपने बच्चों को एम्प्लॉयबल भी बनाना है तो वो शिक्षा के द्वारा ही बन सकते हैं। ये बिल्कुल जाहिर है कि एजुकेशन और पावर जनरेशन में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, और इसी अचीवमेंट की वजह से आपने शायद इलेक्शन 6 महीने पहले अनाउंस करवा दी थी। लेकिन उस इलेक्शन में उतनी वोट पड़ी नहीं, उतना समर्थन लोगों का मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। क्या वजह थी? नहीं, नंबर ऑफ वोट्स हमारी उतनी आई हैं। बाकी ये है कि हमारी उतनी मेजॉरिटी 2005 जितनी नहीं आई, क्योंकि जो विपक्ष आया है वो कोई उपलब्धि पे नहीं आया है। बाय डिफॉल्ट उनको इतनी सीटें मिली हैं। उसमें कहीं हमारी भी कमी रह सकती है, कहीं हो सकता है टिकट के बंटवारे में हो या और को हो, या हमारे जो उम्मीदवारों ने की मेहनत कम हुई हो, तो ये हो सकता है। बाकी ऐसी लोगों की उससे नहीं, परसेंटेज ऑफ वोट हमारे को पूरी मिली। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हम बातचीत जारी रखेंगे। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के दूसरी बार बने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। हुड्डा जी, आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी बड़ी कामयाब रही, और अब आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखो जी, अब पीछे जो कॉमनवेल्थ हुआ या एशियन गेम हुए, उनमें हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सफलता मिली। कॉमनवेल्थ में कुल जो है, मतलब जितने मेडल हमारे देश को मिले, तो उसमें 1/3 मेडल जो है वो हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले। इसी प्रकार से वहाँ पे भी 13 गोल्ड मेडल, 9 ब्रोंज, 9 सिल्वर मेडल एशियाड में मिले। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा तो उन खिलाड़ियों को है, उनकी मेहनत को है, उनकी लगन को है। हमने तो एक नीति बनाई है स्पोर्ट्स की, और उसके 3 समझो बिंदु हैं स्पोर्ट्स की पॉलिसी जो है, और 3 इंग्रेडिएंट हैं। वो अगर पूरे हो तो मैं समझता हूँ हमारे में क्षमता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे से अच्छा खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं।